जोरदार तालियां बज जाएं पल्लवी जी के लिए। पल्लवी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। बहुत देर से आप वहां पर। सर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। आपकी आवाज तो निकल रही है अच्छी खासी। बार बार क्योंकि मेरी नजर जो थी इसी कोने में आती है ना, तो मैं देखता थी सबसे पहले आप, मुझे लग रहा था कि सबसे पहले आप ही उत्तर दे रही है। लेकिन चलिए अब मौका आ गया है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। तो देखिए समझो, आप मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वडोदरा गुजरात से पल्लवी माहिदा जी। ये एक आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हैं। पल्लवी जी ये तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है आपका कि आप आर्किटेक्चर पढ़ाती हैं। यस सर। तो जब आर्किटेक्चर पढ़ाती हैं तो क्या क्या विषय होते हैं उसमें? सर बहुत से विषय होते हैं, पर मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग है। ऑलराइट। तो सबसे पहले परिचय करवा दें आपके कंपेनियन के साथ। आपके शायद पतिदेव आए हुए हैं। Yes. स्वागत आपका, तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर मेरा नाम मदन मेड़ा है और मैं भी आर्किटेक्ट हूँ सर। ओह ऑलराइट, ओके। तो मदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आप धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर ये कौन बनेगा करोड़पति ज्ञान, भाषा और मनोरंजन तीनों चीज़ों का एक ऐसा समन्वय है कि सर सभी भारतीय घरों में ये प्रोग्राम देखा जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सर कि ये पूरे इंडियन टेलीविजन का आज तक का बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल शो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि जो विषय हैं आपके उसमें एक तो है टाउन प्लानिंग और एक है इतिहास आर्किटेक्चर का। टाउन प्लानिंग किस तरह करते हैं आप लोग? सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग को ग्रीक सभ्यता में माना जाता है। ओके। पर सर अगर हम देखें उससे भी 3000 साल पहले हमारे देश में मोहनजोदारो और हड़प्पा में उसी तरह की टाउन प्लानिंग थी। स्ट्रेट रोड्स, डिस्पोजल सिस्टम, जोनिंग सर जिसे बोलते हैं, एक जगह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होंगी, एक जगह सिर्फ एंटरटेनिंग बिल्डिंग्स होंगी। देखिए मोहनजोदारो हड़प्पा की तस्वीरें आ गई कुछ। यस सर। और सर आजकल जो हम स्मार्ट सिटीज़ की बातें करते हैं सर उसमें भी इन्हीं सब से इंस्पिरेशन है। जी जी, आजकल के ज़माने में सुनते हैं चंडीगढ़, जयपुर पुराने ज़माने में बहुत अच्छा, ये दोनों बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लान थे। ओके सर वो सब हमारे पाठ्यक्रम में आता है। ओह अच्छा अच्छा। यस। एक मर्द की प्रगति में एक औरत का हाथ होता है, पर एक औरत की प्रगति में एक औरत का ही हाथ होता है तो कैसा रहेगा? मैं 22 साल की छोटी उम्र में शादी करके बड़ौदा आई थी। आंखों में बहुत सपने थे प्रोफेशन को लेके, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट थी। मेरी 2 छोटी बेटियां हुई, पर उसके बाद मैंने जिस तरह से पढ़ाई करी, मास्टर्स की डिग्री ली और आज प्रोफेशन में मैं प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ, उस पूरी प्रगति में मेरे मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ था। घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए। किसके लिए? हमारे घर के लिए। तो ये मैं सोच के, और मैं हमेशा पल्लवी के लिए मुझे बहुत माँ की लागनी होती है। सास बहू वाली जो सीरियल्स हैं वो सब नकली हैं, हमारा प्यार असली है। कितना अच्छा लगा ये देख करके, कितना सुंदर ये दृश्य था। है सासू माँ ने कहा कि एक बेटी जो है अपना पूरा घर छोड़ करके सब आ जाती है, किसके लिए? हमारे लिए। कितनी सुंदर बात कही। बहुत ही सुंदर रिश्ता आप दोनों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या उन्होंने कहा अभी कि जितना भी सीरियल फिल्म वगैरह में देखते हैं वो सब नकली है, असली ये है। वाह क्या बात है, बहुत खुश। सर मुझे मेरी सासू माँ का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। सर मैंने शादी के 17 इयर्स बाद मास्टर्स डिग्री ली, जो मेरे प्रोफेशन में जरूरी थी प्रमोशन के लिए। तो सर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा एम्बिशन देखा कि मुझे ये करना है, घर की सब जिम्मेदारियां ली
और सर 45 इयर्स की एज में मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल करी। ओह वेरी गुड, वेल डन। और ये उन्हीं की अनुमति थी? उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित जी किया। जी, Yes, ऑलराइट। sir. जोरदार तालियां बज जाएं। सोनू निगम और शान। कम से बैठ जाइए। सोनू निगम, शान, ऐसा माहौल बना दिया तो मन ही नहीं कर रहा है कि खेल वेल खेला जाए। ऐसा मन कर रहा है दिन भर बस आप ही को सुनते जाएं। कैसा लग रहा है सर आपको? अब तक तो काफी नहीं मजा आ रहा काफी था, नहीं, लेकिन बहुत अब जो ये नर्वसनेस हो रही है नहीं, यहाँ बिल्कुल, बैठकर आपके देखिए। सामने पाकर जी जी, भाई, संभाल ले हम भाई। तो सोचा हुआ है कि ऐसे ही संभालेंगे हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। आप एकदम इत्मीनान से बैठिए और एकदम आराम से हम लोग ये खेल खेलेंगे। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पहले सिंगर्स हैं जो आए हैं आपके शो पे, इसके पहले कोई आ चुका है गायक? बिल्कुल सही कहा है आपने, ना? पहली बार हमने ऐसे भैया, गायकों को मुबारक तो हो। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। साइमन गुड। हमारी बिरादरी की एंट्री हुई। तो हमारी यहाँ प्रथा है कि जितने भी कंपेनियंस आते हैं उनका परिचय देना पड़ता है हमें अपनी जनता को। तो देवियों सज्जनों, आज शान के कंपेनियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी जी आई हुई हैं, जी। जिनका नाम है राधिका मुखर्जी। इस मंच पर आई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। सर एक्चुअली बहुत गलत चीज़ है। आई हैव नॉट कम टू सपोर्ट शान, आई हैव जस्ट कम टू स्टेयर एट यू। हैं? जी। उसलिए आप देखिए ना, ठहर जाइए, कुर्सी पर इधर खींच। परफेक्ट सर। ओह गॉड आई लव यू। शायद आपको याद नहीं होगा, एक किस्सा भी ऐसा था कि आप लीलावती हॉस्पिटल में आप लिफ्ट में ऑलरेडी मौजूद थे और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था, जब ये भाग भाग के आकर लिफ्ट में आ गई और सिक्योरिटी इनके पीछे भाग रही थी, कह रही थी कि आप क्या कर रही हो, आप कैसे जा सकती है अंदर, आप नहीं देख रहे हैं कि सर जा रहे। तो तब उन्होंने सिक्योरिटी को डांट के कह दिया कि ये हॉस्पिटल है और मेरा भी इमरजेंसी है और मैं भी जा सकती हूँ, ऐसी क्या बात है। तो आपने भी उनको समझाया कि इट्स ओके, लेट इट कम, इट्स ऑलराइट करके आप ट्रैक सूट में आप ऐसे कर, और जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ वो आप पर एकदम लपक पड़ी। अच्छा। एक और मैं जल्दी से आपको एक किस्सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक मोमेंट आया था एक फिनाले में, जहाँ आप विनर अनाउंस करने ही वाले थे, तो पूरी साइलेंस, पूरी स्टेडियम सब रुकी हुई थी कि कौन होगा विनर, कौन होगा। उस बीच में एक आवाज जोर से आई, आई लव यू। यही यही आवाज आई। तो फिर आपने मुझे पूछा कि शान, मैं होस्ट कर रहा था, इज दैट फॉर यू? तो मैंने कहा कि अमित जी वो मेरी बीवी है। तो आपने कहा, ओह देन इट्स फॉर मी। ओके, ऑलराइट। हमें जैसी जानकारी है कि आप दोनों ने बचपन से ही ये गायकी शुरू कर दी थी, जी। तो घर का वातावरण कैसा था? मेरे पिताजी श्री मानस मुखर्जी जी, जी जी। खुद कंपोजर और खुद गाते भी बिल्कुल। थे, और मेरी मम्मी भी कोरस में गाती थी। उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर भी मतलब हम 3 पुश्तों से कभी कोई नौकरी किया नहीं है हमारे, तो हम लोग ओह, म्यूजिक अच्छा। के फैमिली में ही थे। तो मुझे बहुत एक मतलब बचपन से ही एक लग रहा था कि नहीं, मैं पहला ऐसा होऊंगा, मेरे पहला ऐसा कोई अपने फैमिली से कोई नौकरी वाला हो। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ सर्विस करूं, कुछ नौकरी करूं, और जी, जी। लेकिन घूम फिर के मैं भी घूम फिर कर यहीं आ गए। सुनो, आपने भी बचपन से ही गाना शुरू किया? सर मेरे पापा और मम्मी वो दोनों गाते ही थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता की मेहनत से जी जी। उन्होंने मुझे बनाया है। मैं जो भी हूँ पापा मम्मी की वजह से हूँ। और बचपन से मैं गा रहा था। 77 में मैंने पहली बार स्टेज शो किया था, तो मुझे गाते हुए 44 साल हो गए स्टेज पर प्रोफेशनली गाते हुए। 44 साल, यानी किस उम्र में आपने शुरू किया? 4 की उम्र से। 4 साल की 4 उम्र की में? उम्र से। वो अनबिलीवेबल। सुनो, आपको कब एहसास हुआ कि आपको ख्याति मिल गई है, फेमस हो गए आप? एक टेलीविजन प्रोग्राम शुरू हुआ मेरा, म्यूजिकल शो था। टेलीविजन प्रोग्राम? जी हाँ, वो भारत का पहला संगीत का शो था जिसका मैं होस्ट था। जब होस्ट बना तो तब मैं घर घर तक पहुंच गया था। तो हमारा शो था नवंबर में इजराइल में,
नवंबर 1995 की बात है, 1995 की बात है। तो मैं गया, मेरे साथ में मतलब मैं जिनके साथ था, चंकी पांडे साहब थे, सुदेश भोसले जी थे, बेला सुदकी थी और जया प्रदा जी थी। तो हम जब तल अवीव में एयरपोर्ट से उतरे नीचे, तो आगे चंकी जा रहे थे, बड़े हैंडसम से खूबसूरत से नौजवान उस समय थे, अभी भी खूबसूरत हैं। तो वहां पे जैसे ही मैं ट्रॉली लेके जा रहा था, तो आवाज आई, चंके। मैंने ट्रॉली लेकर गया, तो देखा तो लड़कियां चंके 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 चिल्ला रही ऐसे। मैंने सुदेश जी को बोला सुदेश जी देखो ना, कमाल है ना, एक्टर होता है, मतलब सिंगर को देखो कोई ऐसे। हम आगे जा रहे थे, अचानक आवाज आई, साला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो सब लड़कियों ने चंकी को छोड़ के वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी प्यारी पप्पियां की गाल में, मुंह पे। मेरा पूरा मुंह लहू लुहान हो गया लिपस्टिक से, और मुझे बहुत मजा आया। और उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि थोड़ा सा पहुंच गए हैं, थोड़ा सा फेमस हो गया। ओके देवियों सज्जनों, देखिए माता पिता का हमारे जीवन में होना ईश्वर की बहुत बड़ी देन होती है, एक वरदान है। यदि बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता की उसी तरह देख रेख करें जैसे वो उनके बचपन में करते, तो शायद किसी माता पिता को कभी भी किसी वृद्धाश्रम का सहारा न लेना पड़े। जी, इत्तेफाक से आज ही के दिन मेरे पिताजी का 35वां बरसी। यस। ही वाज जस्ट 43। तो हमारे फैमिली के सबसे यंगेस्ट मेंबर मेरे डैडी हैं। जी जी जी। 43। लेकिन हाँ, मुझे बहुत मेरी ये सौभाग्य है कि मैं मेरी मम्मी के साथ रहता हूँ और वो हमारे साथ हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत ये बात मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लेकिन इसका मैं पूरा श्रेय राधिका को देना चाहता हूँ कि आज के सिचुएशन में कहें, ज़्यादातर शादी के बाद जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कि माता पिता और हस्बैंड वाइफ एक लगा रहें। जी जी। तो ये उन्होंने ये पूरा किया है और मेरी मम्मी को इतना इन्होंने उनका ख्याल रखा है। सो आई गिव हर द कंप्लीट क्रेडिट फॉर मेकिंग माय मदर सो हैप्पी इवन नाउ। तो कई बार जब वो चले जाते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि वो जो उनके जो कुछ आखिर के वक्त थे, हमें अपनी जो बिजी स्केड्यूल लाइफ है, जो भी मजबूरी थी, उसे छोड़कर उनके साथ रहना चाहिए था उस वक्त में। और उसके बाद तो वो रब हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे हमारा ख्याल रखा, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो उस पर मैंने ये गाना बनाया था। क्या बात। सो एंड ऑफ कोर्स थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। सुनो आप, सर जब मेरा बेटा पैदा हुआ 2007 में, तब मुझे पहली बार असल में मेरे माता पिता का मुझसे रिश्ता समझ में आया। तब मुझे और समझ में आया कि ये लोग मुझसे इतने साल से कितना प्यार करते आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा प्यार कभी अनुभव नहीं किया था। जो मैंने अपने बेटे को जब पहली बार देखा और जब उसको मैंने अपने दिल से लगाया, तो मुझे लगा कि ये होता है प्यार। तो ये दो इतने साल से मुझे इतना प्यार कर रहे थे जी। मुझे समझ ही नहीं आता ये बात। तो वो मुझे तब आकलन हुआ कि ओहो, ये तो मैमथ प्यार है। अपना जब हाथ में किसी को बच्चा सो रहा है और आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि उसको हटा दिया जाए। ये चीज़ें पहली बार देखी कि आपको चॉकलेट्स का, मुझे बहुत शौक है मीठा खाने का, लेकिन अगर मान लीजिए कम है तो बेटे तक ही जाएगा। वो चीज़ें जो है, जो हम किसी दोस्त के साथ शायद शेयर ना करें, जी हाँ, जी भाई बहन के साथ शेयर ना करें, वो अपने बच्चे के साथ पास इतनी नेचुरली चली जाती हैं। तो माँ बाप का रिश्ता वो होता है बच्चों से, और शायद कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आती बातें। तो ऐसे में वृद्धाश्रम जो है वो भी एक कार्मिक सेवा है सभी के माता पिताओं की। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में जाने की अवस्था ना हो, क्योंकि इन लोगों को समझना चाहिए बच्चों को कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और उससे बचना चाहिए।